हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, एक सीरीज चल रही है संज्ञा से अव्यय तक की सीरीज में ये चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट। इसमें जानेंगे क्रिया, वर्ब के बारे में। सबसे पहले परिभाषा जानेंगे क्या होता है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। बस समझिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। दोस्तों, ध्यान देना है कि क्रिया विकारी शब्द होता है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। बात समझिए, विकारी। विकारी का मतलब ही होता है कि रूप, लिंग और वचन के अनुसार वो बदल जाए। जैसे मान लीजिए, कोई शब्द ले लीजिए, जैसे पढ़ना। तो क्रिया के आधार पर अगर एक लोगों के लिए है तो पढ़ना होगा। हाँ, दो लोग या कई लोग हैं तो पढ़ रहे। ठीक है, बदल जाता है। ऐसे ही क्रिया को जानने से पहले या जानने के बाद धातु को समझना होगा कि धातु क्या होता है। क्रिया का मूल रूप यानी मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण जो है होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। क्रिया के सभी रूपों में क्या क्या उपस्थित रहती है? धातु। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। बात समझिएगा, क्रिया में चल से चलना और पढ़ से पढ़ना। दोस्तों, धातु पहचानने के लिए बहुत सरल तरीका है, आप जान लीजिए। धातु पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है, दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें या शब्दांश से ना हटाकर देखें। अगर ना लगा देंगे तो वह क्रिया में बदल जाएगा। ठीक है, और ना हटा देंगे तो बस धातु में बदल जाएगा। बात समझिएगा। जैसे चल प्लस ना, चल धातु हो गया, ना तो क्रिया हो गया चलना। पढ़ धनना, ठीक है, तो पढ़ना हो जाएगा। काम प्लस आना यानी कमाना, तो एक काम धातु है, आना जो है प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय लगा दिए तो कमाना। मान लीजिए यहाँ पर पढ़ना धातु है, पढ़ना क्रिया है, और आप पता करना चाहते हैं कि इसमें कौन सा धातु है, तो ये पढ़ धातु हो जाएगा। बात समझिएगा। आगे धातु के भेद की बात करें तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है मूल धातु, दूसरी यौगिक धातु। इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं। मूल धातु क्या होती है? मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे जा, तू खा, हाँ, तू पी यानी पानी पी, तू यही रह। ठीक है, यानी जा, खा, पी, रह इत्यादि ये सभी मूल धातुएं हैं। मूल धातु का मतलब ही होता है कि किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होना। यौगिक धातु, अधिकतर जो भी धातुएं होती हैं वे वो यौगिक होती हैं। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। वही चीज़ें हैं जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा, वही है। यानी ये जो धातुएं होती हैं, यौगिक धातुएं अनंत होती हैं, बहुत ढेर सारी धातुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक धातु की रचना कैसे होती है? यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। धातु में प्रत्यय लगाने से, अकर्मक से, सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। ठीक है, पहला में क्या है? धातु में प्रत्यय लगाने से,
इसमें यकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएं धातुएं जो है बन जाती हैं। क्रियाएं कहिए चाहे धातुएं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से यानी मिलाने से संयुक्त धातु बनती है। तीसरा, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। संज्ञा या विशेषण, देखो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो होती हैं शब्द, वो नाम धातु कहलाती हैं। ध्यान रखना, आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि नाम धातु क्रिया होती क्या है। यहाँ प्रेरणार्थक क्रियाओं की बात करेंगे। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन मुझसे किताब पढ़वाता है। क्या है? पढ़वाता है। यानी जो करता है वो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करवाता है, तो वही होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। वह राम को लजवाता है, वह ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। इस प्रकार से जो वाता वाता आएगा, ठीक है, वे प्रेरणार्थक क्रियाओं में आएंगी। आई होप कि आपको प्रेरणार्थक क्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों के पास शेयर करिए। यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। देखिए क्या कहा है, दो या दूसरे शब्दों के संयोग से, यही समझना है, दूसरे शब्दों के संयोग से जो धातुएं जो है प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है वही यौगिक क्रिया कहलाती है। आगे देखिए, यौगिक क्रिया में उदाहरण है कि चलना, चलना से चलाना, हंसना से हंसाना, चलना, चल देना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? यौगिक धातु में होंगी या यौगिक क्रियाएं होंगी। देखिए नाम धातु बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको हिंदी व्याकरण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि नाम, इनमें से नाम धातु क्रियाएं कौन है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, यही ध्यान रखना है, जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली होती हैं उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से अगर बना तो हाथ, तो हथियाना, यानी ये शब्द आएगा हथियाना कौन सी धातु है, तो नाम धातु। संज्ञा से है बात, बतियाना, सर्वनाम से अपना, अपनाना, विशेषण से चिकना, चिकनाना, गरम से गरमाना, ठीक है। ये सभी क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। यानी इस तरीके से जो रहेंगी, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो भी क्रियाएं बनेंगी वो सभी नाम धातु क्रिया होंगी। आगे बढ़ेंगे, बहुत फेमस कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद की बात करेंगे। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, इसका विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है सकर्मक और अकर्मक में, कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है। दोस्तों मैं पूरे विस्तार से बता दूंगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि मतलब अकर्मक और सकर्मक पहचानने में। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा रहती है, यानी जरूरी होती है, या क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक कहते हैं। यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़े वही सकर्मक है। यानी ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा वाक्य हो जिसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कर्ता के साथ कर्म भी हो, तभी वह सकर्मक कहलाएगी। जैसे पहचान आप जानेंगे, क्रिया से पहले क्या या किसको
ठीक है। या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण द्वारा और समझ जाएंगे आप। सीता गाना गा रही है, यानी सीता क्या गा रही है? गाना गा रही है। अब यहाँ देखिए, सीता है जो है कर्ता है, गाना कर्म और क्रिया गा रही। ठीक है। वह मंत्र पढ़ता बोलता है, वह क्या बोलता है? मंत्र बोलता है। यानी कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मंत्र पर। ठीक है। कर्ता का प्रभाव मंत्र पर पड़ रहा है। वह गाली बकता है, वह क्या बकता है? गाली बकता है। मैं दुख भूल गया, मैं क्या भूल गया? दुख भूल गया। वह साइकिल चलाता है। ठीक है। वह साइकिल चलाता है, वह क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। वह राम को मारता है। ठीक है। किसको मारता है? राम को मारता है। तो ये क्या और किसको ध्यान रखना है। क्या और किसको का उत्तर जो है आपको मिलना चाहिए। समझिए, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, यानी कर्म नहीं होता और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता कर्ता पर ही पड़ता है या रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान है क्या या किसको हाँ, को क्रिया में लगाने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। जैसे शीला हंस रही है। शीला क्या हंसती शीला हंसती है। शीला क्या हंसती है? कुछ उत्तर मिला? नहीं मिला। वह बोलता है, वह क्या बोलता है? पता नहीं क्या बोलता है, को मिला के उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। राधा नाचती है। राधा किसको नाचती है? राधा क्या नाचती है? कर्म नहीं है। देखिए, करता है क्रिया। ठीक है। वह लजा रही है, वह क्या लजा रही है? कुछ मालूम नहीं। मैं भूल गया, मैं क्या भूल गया? अब देखिए, इसमें कुछ है? कर्म है? नहीं है। तो इस प्रकार के जो वाक्य रहेंगे वो रहेंगे अकर्मक क्रिया में। दोस्तों, उसी में आपसे द्विकर्मक क्रिया भी पूछा जाता है कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, तो इसको भी समझ लीजिए। जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिए, यहाँ शिक्षक सब्जेक्ट है, यानी करता है, और छात्र जो है और हिंदी, ये दोनों जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। तो दो कर्म है, द्विकर्मक हो गया। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। यहाँ भी श्याम और थप्पड़ एक क्या हो गया? कर्म हो गया। माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है। तो माँ द्वारा किया गया कार्य बच्चे पर और कहानी पर प्रभाव पड़ता है, यानी कर्म दो है, इसलिए यहाँ पे द्विकर्मक हो गए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को मोटिवेट करें हमें। संयुक्त क्रिया की बात करें तो जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं, ठीक है, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं। जैसे घनश्याम रो चुका। यहाँ रोना और चुका दो क्या है? क्रियाएं हैं। किशोर रोने लगा। रोना और लगा ये भी दो क्रियाएं हैं। वह घर पहुंच गया, अब पहुंच भी गया और गया भी। ठीक है। तो इस प्रकार के जो वाक्य रहेंगे वो संयुक्त क्रिया के रहेंगे। यहाँ देखिए, मैंने बताया है कि रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया, ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। दोस्तों,
बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में और उसको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने में। तो आप मेहनत को समझिए। और हमारे चैनल जो कि अभी हम नए क्रिएटर हैं, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको जानना है हिंदी से रिलेटेड, हम उस पर वीडियो बना के आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और कि भाई संज्ञा से अव्यय तक की जो सीरीज है, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। आप चैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट होगी, आप पूरा वीडियो जो है दे सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, ठीक है। आप उनको देखें और व्याकरण को समझें। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।